एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस वेक्टर्स के इस पार्ट में हम लोग वेक्टर के एडिशन को सीखेंगे, वेक्टर सदिश के योग के नियम को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही वेक्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। Some important facts about vectors. किसी सदिश को इसके अपने समांतर विस्थापित करने पर सदिश अपरिवर्तित रहता है। क्या मतलब है कि मान लीजिए ये सदिश A है, इसके दिशा को भी नहीं बदलना है, मैग्नीट्यूड को भी नहीं बदलना, इसको खिसका के यहाँ ले आए। ए को ही खिसका के यहाँ लाए हैं। अगर इसका नाम बी देंगे तो बी वेक्टर बी ए के ही बराबर होगा, मतलब यही रहेगा। अगर इसको फिर ऐसे खिसका के ले जाएं, ये है, अगर सी नाम दें तो सी भी ए के बराबर होगा। कहने का मतलब कि किसी वेक्टर के दिशा को और मैग्नीट्यूड को अपरिवर्तित रखते हुए एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किया जा सकता है, उससे सदिश में कोई परिवर्तन नहीं हो। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि किसी सदिश को 2 पाई का मतलब कितना होता है 360 के पूर्ण गुणांक के अलावा किसी अन्य कोण पर घुमाने से सदिश परिवर्तित हो जाता है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि किसी सदिश को अगर आप, जैसे सदिश ए है, इसको एक चक्कर लगा दिए, पूरा 360 डिग्री से घुमा दिए, तो ये ए ही रहेगा। यहाँ बी इक्वल टू ए लिखा, मतलब घुमाने के बाद का नाम अगर बी दें तो बी जो होगा ए के बराबर। अब एक चक्कर घुमाइए तो 360, दो चक्कर घुमाइए तो 2 गुणे 360 720, तो 360 या 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इस गुणांक में अगर उसको चक्कर घुमा देंगे तो सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सदिश सेम रहेगा। अगर यहीं पे देखिए, अगर 180 डिग्री से घुमाते हैं, 180 डिग्री बी पाई एंगल से घुमाते हैं, तो अगर ए की दिशा इधर थी तो अब घूमने के बाद दिशा इधर हो गई, दिशा परिवर्तित हो गया, है ना, परिमाण वही रहा। मतलब बी जो ये नया घुमाने के बाद जो मिला वो बी इक्वल टू माइनस ए। बी इक्वल टू माइनस ए का मतलब बी और ए का परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, माइनस प्रदर्शित करता है कि इसकी दिशा विपरीत है। मतलब 180 से घुमाने से एक नया वेक्टर मिल गया बी, जिसकी दिशा ए के विपरीत है। इसी तरह किसी भी एंगल थीटा से अगर आप घुमाएंगे तो उसकी दिशा तो बदलेगी। ये पहले दिशा ये है, थीटा से घुमाने के बाद ये हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड जो है ए कॉस थीटा हो जाता है। तो वेक्टर में ये परिवर्तन होता है। थीटा एंगल से अगर आप उसको रोटेट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात है जो पढ़ चुके हैं हम लोग कि आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट। याद है आपको, आई कैरेट एक्स दिशा में यूनिट वेक्टर है, जे कैरेट वाई दिशा में यूनिट वेक्टर है, के कैरेट जेड दिशा में यूनिट वेक्टर है। ये तीनों एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, बिकॉज ये एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग होते हैं। लेकिन ये तीनों के द्वारा हम लोग एक्स दिशा, आई के द्वारा, आई कैरेट के द्वारा एक्स दिशा, जे कैरेट के द्वारा वाई दिशा, के कैरेट के द्वारा के डायरेक्शन को प्रदर्शित करते हैं। केवल इससे दिशा व्यक्त होता है, और इसका परिमाण तो हमें पता ही है, मॉड आई कैरेट, मॉड जे कैरेट, मॉड के कैरेट इक्वल टू 1। ये सब का मैग्नीट्यूड 1 होता है। फिर नंबर 4,
अल्पकोणीय विस्थापन। अल्पकोणीय विस्थापन मतलब छोटे से कोण, छोटा कोण, अत्यंत सूक्ष्म कोण, वो एक सदिश राशि होती है, क्योंकि ये सदिश योग के नियम जो पढ़ेंगे अभी उसका पालन करती है, बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती। परंतु अगर कोणीय विस्थापन का मान अधिक होने पर यह एक अदिश राशि, इसको ध्यान देना, जब घूर्णन गति पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आइए सदिशों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, या इसको आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। दो तीन वेक्टर को लेंगे, सदिशों को कंबाइन करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो उसको जोड़ने पर, संयोजन करने पर जो योगफल प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो एक सदिश राशि होगी, और उसे क्या कहेंगे हम लोग, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। तो सदिश राशियों के संयोजन, ये लिखा है, सदिश राशियों के संयोजन योगफल से प्राप्त राशि सदिश राशि होती है, जिसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। मतलब योगफल जो होगा वो सदिश होगा, वेक्टर होगा। 2 वेक्टर को ऐड करिए, 3 को ऐड करिए, 4 को ऐड करिए, लेकिन जो मिलेगा आपको वो भी वेक्टर होगा, उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। अब रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है उसका परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। उस नियम की सहायता से हम लोग इसको जानेंगे। उसमें पहला नियम है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। इस नियम की सहायता से हम लोग तत्काल तुरंत ही जान जाएंगे कि उसका डायरेक्शन क्या होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। क्या करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे इसको देख रहे हैं हम लोग। इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट, ये एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, अभी पढ़े हैं कि किसी वेक्टर को विस्थापित कर सकते हैं। तो वेक्टर बी को इस तरह विस्थापित करना है कि ये इसका टेल जो है, टेल बी का टेल ए के हेड पे आ जाए, मतलब इस तरह का हो जाएगा। ये बी हो गया। और फिर क्या करना है, ए के टेल से बी के हेड को मिला देना। यही हमारा क्या होगा, आर का मतलब ए प्लस बी। इसी को देखिए यहाँ हम लोग दिखाए हैं। ये ए है, ये बी है। बी के टेल को ए के हेड पे रखे हैं और फिर ए के टेल से बी के हेड को मिला दिए। यही हमारा आ गया क्या, आर ए प्लस बी, मतलब यही रिजल्टेंट, जिसकी दिशा ये है और इसकी लंबाई जो है मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा था त्रिभुज नियम। और इसका परिमाण एक्चुअल क्या होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए हम लोग अगले नियम में देखते हैं। तो दूसरा नियम हमारा है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ए को बी को इस तरह विस्थापित करना है कि इसका टेल और ए का टेल एक ही जगह हो। इसको ले जाके यहाँ पे ले आना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी। ये हमारा क्या हो गया, बी। अब ए और बी को
समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी सामने की भुजा समांतर और समान हो। ए और बी को आसन्न भुजा मानते हुए, आसन्न मतलब अगल बगल वाली, ये और ये अगल बगल वाली भुजा मानते हुए एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज मतलब इसके समांतर ये भी बी होगा और ये ए के समांतर ये ए होगा। समांतर चतुर्भुज बन गया। अब ए और बी के टेल वाले शीर्ष से सामने के शीर्ष को मिलाने वाला विकर्ण जो है, यही हमारा क्या होगा? आर। इसी चीज को देखिए, यहाँ दिखाए हैं हम लोग। ये ए है, ये बी है। ए और बी को आसन्न भुजा माना। ये हमारा ए है ऊपर वाला, ये बी है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। इसका ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण ही क्या है? आर है। ये ए है, बी है और ये समांतर चतुर्भुज बनाया। ये जो है यही आर इक्वल टू ए प्लस, रिजल्टेंट ये विकर्ण। इसी को लिखे हम लोग। बी के टेल को ए के टेल पर विस्थापित करते हैं। पुनः ए और बी को समांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा मानकर समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ए और बी के टेल वाले शीर्ष से उसके सामने वाले शीर्ष को ए और बी के टेल, ये पॉइंट, सामने वाला शीर्ष को मिलाने वाला विकर्ण आर परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। ज्यामितीय विधि से आर का परिमाण एवं दिशा का मान प्राप्त करते हैं। ज्योमेट्री से हम लोग इसको प्राप्त कर लेंगे। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का भी उपयोग होगा। तो मान लीजिए, माना ए और बी के बीच का कोण थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल, ठीक, नाम दे दिया। ये ए है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। जिन दोनों का आसन्न भुजा मान के हम लोग खींचे हैं, ये आपका वेक्टर, ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये ए है तो ये भी ए, वेक्टर ए। और दोनों के टेल से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाला आर है ए प्लस बी। नाम दे देते हैं इन दोनों के टेल वाला पॉइंट को ओ पी क्यू एस। अब क्यू से ओ पी को बढ़ाते हैं। क्यू से बढ़े हुए ओ पी पर एक लंब डालते हैं। लंब है 90 डिग्री। एम नाम देते हैं इसका। फिर से समझिए। ये समांतर चतुर्भुज बना। ओपी को आगे की ओर बढ़ाते हैं और फिर क्यू से बढ़े हुए ओपी पर लंब डालते हैं। 90 डिग्री है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दो समांतर भुजा को ये रेखा काट रही है तो ये दोनों कौन है? वो क्या कहते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, संगत कोण कहते हैं। ये फिगर है, इसी की सहायता से हम लोग इसी फिगर की सहायता से निकालेंगे। इस फिगर को नेक्स्ट पेज पे ध्यान देना है कि ओ पी क्यू एस समांतर चतुर्भुज है। ये इसका विकर्ण है। यहाँ से ये लंब डाला गया है, इसका नाम एम है। इसमें देखिए हम लोग को मेन ज़रूरत पड़ेगी ओ पी ओ क्यू एम, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की।
तो उसको यहाँ भी बना लेते हैं। नाम क्या था? O P Q S M। आपकी कॉपी में बना होगा, आपने नोट किया होगा तो। और ये है आपका R, ये है B, ये है A। अब ट्रायंगल O M Q में ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए लिखा है ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। ओ क्यू क्या है? आर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम इक्वल टू ओ पी प्लस पी एम, ओ पी प्लस पी एम प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब सबका मान ओ पी, पी एम, एम क्यू, ये सब का मान हम लोग निकालेंगे। देखिए ट्रायंगल बनाया है हमने, इस ट्रायंगल से समांतर चतुर्भुज में जो बना था पी एम क्यू, ये बताया था ये एंगल थीटा है। तो इसमें देखिए कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण। तो छोटे वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा इक्वल टू पी एम बाई क्यू, कॉस थीटा इक्वल टू पी एम बाई क्यू, इसलिए पी एम इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू क्या है? बी है, तो बी कॉस थीटा। ठीक। और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका क्यू एम, और कर्ण है पी क्यू एम बाई पी क्यू, इसलिए क्यू एम इक्वल टू पी क्यू इंटू साइन थीटा। पी क्यू क्या है? बी, बी साइन थीटा। अब पी एम का, क्यू एम का, ओ पी का, पी एम का, क्यू एम, एम क्यू का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में ओ पी एम, एम क्यू का मान रखने पर आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी की जगह ए लिखा, फिर आपका क्या कहते हैं, पी एम कितना है? बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों तो, ये दोनों पहला पार्ट दोनों तो सेम है। बी, यहाँ देखिए बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए वो बच गया क्या? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। इसलिए आर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अर्थात हम लोगों ने परिणामी वेक्टर जो है ए और बी को जोड़ने पर जो परिणामी मिलता है आर, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब एंगल कैसे निकलेगा? तो एंगल के लिए है, आप समांतर चतुर्भुज को देखिए, फिर से बना के दिखाते हैं आपको। ये आर है, ये ए है, वो पिछले में बना हुआ है, वो चूँकि अलग पेज पे हो गया, सो परेशानी हो रही। ओ पी क्यू एस
ये आर है। आर अगर वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बनाता है, ए का डायरेक्शन पता है, तो अगर इसे अल्फा कोण हम निकाल लें तो आर का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो उसी को लिखा है, अगर आर वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बनाता हो तो चित्र ए से, पहला चित्र जो बनाए थे, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, क्यू एम बाई ओ एम, यही होगा ना, क्यू एम बाई ओ एम, क्यू एम बाई ओ एम। क्यू एम कितना निकाला था, क्यू एम कितना है, क्यू एम है आपका, यहाँ देखिए ये निकाला था बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा, और ओपी कितना है, ए है, ए प्लस पीएम कितना निकाला था, पीएम कितना निकाला था, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो टेन अल्फा इक्वल टू मिल गया हमें बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। डायरेक्शन भी मिल गया। इसी को इन्वर्स फॉर्म में आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस पर देख रहे हैं कि समीकरण एक से कौन है, समीकरण एक, सॉरी नहीं उल्टा है, गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ समीकरण दो से, समीकरण दो से ये समीकरण, तो इसको साफ कर देते हैं। ये इसको आप कॉपी में, इसको, ये जो है ओ क्यू है, ओ क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे सुधार कर लेना है। ये समीकरण दो है, और समीकरण दो आर इक्वल टू ए प्लस बी का परिमाण तथा समीकरण तीन दिशा व्यक्त करता है। ठीक है, तो कितना हुआ, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, और अल्फा कितना होता है, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो समीकरण दो से आर इक्वल टू ए प्लस बी का परिमाण मिल गया, समीकरण तीन से ये इसको समीकरण तीन। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए। तो नंबर 1, अगर ए और बी समांतर हो, अर्थात एक ही दिशा में हो, तो जैसे वेक्टर ए है ये, और वेक्टर बी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री का मान हम लोग किस में रखेंगे, इसमें, इस समीकरण में। तो रखेंगे तो क्या होगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा, बचेगा ए प्लस बी, अर्थात जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों के, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के योगफल के बराबर। अब दिशा किधर होगी, तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन जीरो बाई ए प्लस बी कॉस 0, इस फॉर्मूला में रख रहे हैं।
ये साइन 0 0 होता है, 0 मतलब अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 0 मतलब अल्फ़ा क्या है, ए के साथ बनाया गया कोण, और बी भी ए की तरफ है, मतलब आर भी ए और बी की तरफ ही होगा, मतलब दिशा वही होगी जो आर और ए और बी की होगी, और परिमाण कितना होगा, दोनों वेक्टर के परिमाणों के योग के बराबर। ये कब की बात है, जब दोनों वेक्टर समांतर हों तब की बात ये कर रहे हैं हम लोग। इसको समीकरण 2 है, ये आपका समीकरण 3। दूसरा केस क्या है कि अगर ए और बी विपरीत दिशा में, अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, जैसे वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, तो हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं थीटा 180 डिग्री, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है, 1 -1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab -1, सो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस न लिख के ये लिखे, ए माइनस बी, इसको कहते हैं ए डिफरेंस बी, ए और बी में अंतर, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए अंतर ए डिफरेंस बी का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब आपको बताते हैं, ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी अगर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ज़्यादा होगा तो लिखेंगे ए माइनस बी, और अगर बी ज़्यादा होगा ए से तो बी माइनस है, मतलब ए और बी को ऐड जब करेंगे हम लोग, दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, तो आर क्या होगा, आर का वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा, ए माइनस बी, डायरेक्शन किधर होगा, बड़े की दिशा में, ए की दिशा में, अगर ए बी से बड़ा है तब, और अगर बी ए से बड़ा है तब आर का डायरेक्शन ये होगा, और मान कितना होगा, बी माइनस, और टेन अल्फा लगाएंगे तो 180 डिग्री भी 0 होता है, आर की दिशा किधर होगी, ध्यान देना है, उस सदिश की दिशा में होगी जिसका परिमाण अधिक होगा। शॉर्ट में अगर दो विपरीत दिशा में वेक्टर है तो उनका जो एडिशन होता है ए डिफरेंस बी के बराबर होता है परिमाण, दिशा किधर होती है, जो बड़े वेक्टर की दिशा होती है, जो बड़ा जिसका परिमाण ज़्यादा है उसी दिशा में उसका डायरेक्शन होगा, और बड़े में से छोटे के मान को घटा के उसका परिमाण प्राप्त करते हैं। और अगर दोनों वेक्टर, तीसरा केस, अगर दोनों ए और बी परस्पर लंबवत हो, थीटा 90 डिग्री हो, तो फिर फॉर्मूला में रखिए आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 0, इसलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन अल्फा कितना होगा, तो देखिए ये वेक्टर ए है, ये बी है, एंगल 90 है, तो इसको लेके समांतर चतुर्भुज बनाए, अब ये विकर्ण है, अब इसका मान क्या होता है, देखिए आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, और अल्फ़ा कितना होगा, साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 0, सो बी बाई ए, तो अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। ये थे स्पेशल केसेस। इस तरह हम लोगों ने दो नियम को जाना, एक सदिश योग का त्रिभुज नियम, एक सदिश योग का
समांतर चतुर्भुज नियम। इन नियमों की सहायता से ही सदिशों को जोड़ा जाता है। जो भी सदिश राशि होगी योग के इन नियमों का पालन करती है, बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है। थैंक यू।